तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंच गए हैं। वो अपने स्पेशल ट्रेन से कीव पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेता यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे। दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन युद्ध में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कीव में मौजूद हैं। भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। हमारे सहयोगी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया की टीम कीव में मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद हमारी टीम ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। मोदी जी से आप लोग मिले जब वो आए थे? जी जी बिल्कुल मिले। ऐसे कुछ बातचीत नहीं हो पा रही थी, लेकिन हम सब उनको ग्रीट कर रहे थे, वो हमें रिप्लाई कर रहे थे। सबने अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, सारे स्टेट्स के लोग वहाँ मौजूद थे, सबने अपनी लैंग्वेजेस में उनको ग्रीट किया। उन्होंने सबको वापस से बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। मेरे को उनसे हैंडशेक करने का भी मौका मिला। बिल्कुल अब लगता है कि मतलब जैसे कि हाँ ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे विजिट कर रहे हैं यूक्रेन में, तो ऑब्वियसली उनके लोगों को भी लगेगा कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे सब बहुत ही बेहतरीन। एंड ये तो कहने वाली बात नहीं है कि आपको ऐसे मौके जीवन में शायद एक बार ही मिलते हैं। एंड कभी नहीं सोचा था कि कीव में, दूसरे देश में, हम अपने प्रधानमंत्री जी से मिल पाएंगे। एंड जैसा उनका वर्चस्व है, जहाँ से वो आते हैं, जिस संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल खरे उतरते हैं वो उसके हर एक गुण पे। बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको ग्रीट किया, राम राम बोला। राम राम बोला जी। उन्होंने भी वापस से ऐसे किया, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। वंस इन लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये। तो कीव में भारत के तमाम राज्यों से कई लोग सालों से रह रहे हैं। सहयोगी चैनल न्यूज 18 की टीम कीव में बिहार के रहने वाले शशि रंजन से मुलाकात की। शशि रंजन प्रधानमंत्री मोदी के कीव दौरे को कैसे देखते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कितने साल से ये योगा सेंटर आप चला रहे हैं और कितनी डिमांड है योगा की यूक्रेन में? 15 साल से। अच्छा, रेगुलर। ओके। और डिमांड है। डिमांड है? हाँ, बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत ज़्यादा डिमांड। मतलब पैक ही रहता है? हाँ, पैक रहता है। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा शशि, आप यहाँ पे कई सालों से हैं, यूक्रेन में रह रहे हैं, पहले इंडिया में थे, कई सालों से यूक्रेन में रह रहे हैं। कहीं ना कहीं इंडिया की छवि को भी एक डेंट लगा है रशिया के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से। तो अब जब मोदी जी आ रहे हैं तो आपको लगेगा वो जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि इंडिया का जो छवि है वो खराब नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों का जो संबंध है ना, वो आपको जनता से जनता के बीच है, पीपल टू पीपल। हाँ, पीपल टू पीपल है। और वो ऐसे खराब नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ के लोग बहुत भरोसा करते हैं। हाँ, यहाँ के लोग अभी भरोसा करते हैं। हम आपको एक बात बताते हैं। हमने किसी से पूछा, आपको क्या लगता है मोदी आ रहे हैं क्या? आपको लगता है मोदी कुछ कर सकते हैं? तो बोला कि मोदी को सिर्फ एक टेलीफोन उठाकर उसको कॉल करने की जरूरत है। ज़ेलेंस्की को नहीं, पुतिन को। हाँ। और वो वॉर को रोकेगा। वो वॉर रोकेगा। ये उम्मीद है यहाँ लोगों को। इस तरह का बात लोगों ने मुझे कहा। मैंने बोला कि अब इतना भी ज्यादा भरोसा मत करो भाई, भगवान यहाँ कोई नहीं है। कीव में भारत के तमाम राज्यों से कई लोग सालों से रह रहे हैं और आपने जिस तरह से सुना कि हमारे सहयोगी चैनल न्यूज 18 इंडिया की टीम वहां पर मौजूद है और लगातार भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के कीव दौरे को लेकर पूर्व एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत का कहना है कि भारत रूस और यूक्रेन युद्ध में बड़ा रोल अदा कर सकता है। भारत का स्टैंड साफ रहा है, किसी भी समस्या का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत मौजूद हैं। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे को खासकर? देखिए, शुरू से ही प्रधानमंत्री मोदी ने और भारत का ये स्टैंड रहा है कि कोई भी समस्या है उसको डायलॉग, डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाना चाहिए। दूसरी चीज़ है रिस्पेक्ट यूएन चार्टर की होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि संप्रभुता, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है देशों की, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये फंडामेंटल पोजीशन इंडिया की शुरू से रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू में, जब आपको याद होगा, जब हमारे 20,000 स्टूडेंट्स को बाहर निकालना था यूक्रेन से, तो उन्होंने जेलेंस्की से बात किया, उधर रशिया से बात किया, युद्ध को रुकवाया थोड़ी देर के लिए ताकि हमारे लोग बाहर वापस आ सकें। उसके बाद में भारत शुरू से ये कहता रहा, प्रधानमंत्री मोदी बार बार प्रेसिडेंट पुतिन से, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बातचीत करते। भारत किसी तरह का
एक पीस एफर्ट में फैसिलिटेटर के रूप में कोई रोल अदा कर सकता है, और वही भारत का रोल प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। और इसीलिए ये मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट विजिट है। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। जैक्सन होल यानी फेड के आउटकम से पहले बाजार में कंसोलिडेशन रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 33 पॉइंट चढ़कर 81,086 पर और निफ्टी 12 पॉइंट चढ़कर 24,823 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा। आज के बाजार में ऑटो शेयरों में खरीदारी रही तो एनर्जी फार्मा इंडेक्स में हल्की बढ़त दिखी। रियलिटी, आईटी, तेल गैस शेयरों में बिकवाली रही तो मेटल, एफएमसीजी शेयरों पर दबाव दिखा। तो बाजार में क्या चल रहा है और क्या अब रिटेल निवेशकों के दम पर बाजार का जोश हाई है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। देश की दूसरी सबसे बड़ी और आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस की लिस्टिंग को 20 साल हो गए हैं। कैसा रहा टीसीएस का 20 साल का सफर, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। सुमित, बताएं। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस की लिस्टिंग के 20 साल पूरे हो गए। दरअसल ये कंपनी का जो स्टॉक था वो 25 अगस्त सन 2004 को लिस्ट हुआ था और वहाँ से लेके अब तक यानी कि 25 अगस्त 2024 तक आते आते करीब 20 साल इसकी लिस्टिंग के पूरे हो चुके हैं। और इसने ना केवल देश में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है आईटी स्पेस को लेकर, बल्कि इसने निवेशकों को भी काफ़ी हद तक रिवॉर्ड करते हुए दिखाई पड़े हैं। कई सारे फैक्ट्स। पहले तो ये प्री एडजस्टेड यानी एडजस्टमेंट के बिना टीसीएस का जो इशू प्राइस था वो 850 रुपये पर शेयर के आसपास था उस समय पर। उस समय पर कंपनी ने कुछ ओएफएस भी किया था, कुछ फ्रेश इशू भी किया था और करीब 5400 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई भी थी। उस समय की आईपीओ की डिटेल है। कुछ और आईपीओ की डिटेल की बात की जाए तो उस समय पर क्यूआईबी हिस्सा 7 गुना सब्सक्राइब हुआ था, एनआईए का हिस्सा करीब 19 गुना सब्सक्राइब हुआ था, कर्मचारी का हिस्सा रफली 3/4 गुना सब्सक्राइब हुआ था और रिटेल का हिस्सा करीब 3 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा था। तो एक बढ़िया सब्सक्रिप्शन का नंबर उस समय पर आए थे। हालांकि कर्मचारियों का नंबर उतना स्ट्रांग नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा। कंपनी ने 2006 में 1:1 बोनस दिया, 2009 में भी 1:1 बोनस दिया, 2018 में भी 1:1 बोनस दिया। मल्टीपल बायबैक्स भी कंपनी कर चुकी है इसके अलावा। तो ये कुछ शेयर होल्डर्स के रिवॉर्ड है जो दे चुके हैं। कंपनी से जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जहां पे देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से, आईटी सेक्टर की ये सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से भी और प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से भी। टाटा ग्रुप की कुल मार्केट कैप का 47% हिस्सा टीसीएस का है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि 2011 से लेकर 2021 तक टाटा ग्रुप की कुल मार्केट कैप का 50% से ज्यादा का हिस्सा अकेला टीसीएस देता था। तो एक डिकेड तक यहां पे इसने लीडरशिप को मेंटेन रखा है। टाटा ग्रुप की मार्केट कैप का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा अभी भी टीसीएस से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ 5वीं सबसे ज्यादा मुनाफा कमा के देने वाली कंपनी है देश की। और अगर इन 5 कंपनियों की बात की जाए, इनफैक्ट टीसीएस के कुल कर्मचारी जो हैं वो 6 लाख के आसपास हैं, जबकि टाटा सन्स के कुल कर्मचारी जो हैं वो रफली 10 लाख के आसपास है। तो कुल कर्मचारियों का मतलब टाटा सन्स के 60% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसमें भी टीसीएस के 82 से 92% जो कर्मचारी हैं वो भारतीय मूल के हैं। ये देश की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज 78,000 करोड़ रुपए का मुनाफा, एसबीआई 70,000 करोड़ रुपए का मुनाफा, एचडीएफसी बैंक 70,000 करोड़ रुपए का मुनाफा और इसके अलावा जो 2 और कंपनियां हैं उसमें ओएनजीसी करीब 50,000 करोड़ और टीसीएस 47,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाली देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर शुमार है। तो एक टाटा ग्रुप का ज्वेल जिसकी लिस्टिंग के 20 साल पूरे हो चुके हैं। शुक्रिया सुमित इस पूरे एनालिसिस के लिए। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने 2 व्हीलर कंपनियों पर रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट में जेपी मॉर्गन टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो पर बुलिश है। क्या है कारण, बताने के लिए हमारे साथ है निमेश शाह। तो निमेश, आपसे जानना चाहेंगे इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स। जेपी मॉर्गन का जो नोट आया है आज वो बहुत ज़्यादा बुलिश है 2 व्हीलर्स पे कंपेयर टू द 4 व्हीलर स्पेस। उनको लगता है कि 2 व्हीलर्स में पूरा सेगमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव है और वहाँ पे बहुत सारा ग्रोथ आएगा 2 व्हीलर सेगमेंट में कंपेयर टू द 4 व्हीलर सेगमेंट। स्टॉक की बात करें तो जेपी मॉर्गन ने आज टीवीएस मोटर्स को अपग्रेड किया टू ओवरवेट फ्रॉम न्यूट्रल। उन्होंने वहाँ पे टारगेट प्राइस बढ़ा के कर दिया 3050। इंटरेस्टिंगली आज यूबीएस का भी एक नोट आया था सुबह में ऑन टीवीएस मोटर्स और उन्होंने भी टारगेट प्राइस बढ़ा के 3200 का कर दिया था। आई थिंक यूबीएस सबसे एग्रेसिव है टारगेट प्राइस के मामले में टीवीएस मोटर्स के स्टॉक प्राइस पे। तो वो एक बड़ा रीज़न है कि आज टीवीएस मोटर्स 3-3.5 टका
ऊपर है। दूसरा स्टॉक जो JP मॉर्गन ने आज थोड़ा सा अपग्रेड किया है, नॉट फ्रॉम अ रेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बट स्टॉक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उनका रेटिंग ओवरवेट ही रहा है बजाज ऑटो पे, बट उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा के 11,225 का कर दिया है और बजाज ऑटो पे। ऑन द अदर साइड उन्होंने थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है हीरो मोटोकॉर्प को आफ्टर द रिसेंट रैली। उन्होंने अभी स्टॉक को न्यूट्रल कर दिया है, वहाँ पे उनका टारगेट है 50 to 30 और वो अभी भी कॉशन है ऑन आइशर मोटर्स पे और वहाँ पे उनका न्यूट्रल रेटिंग है और टारगेट है 45.10। ना जो मैं ऑटो इंडस्ट्री पे जो बात कर रहा था, JP मॉर्गन का नोट ने बहुत क्लियरली लिखा है कि उनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव सेगमेंट है 2 व्हीलर्स कंपेयर टू द 4 व्हीलर्स और उनको लगता है कि द ग्रोथ जो आएगा 2 व्हीलर्स में वो बहुत ज़्यादा आएगा कंपेयर टू द 4 व्हीलर मार्केट, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। दूसरा जो बड़ा कंसर्न था 2 व्हीलर्स को लेके वो इलेक्ट्रिफिकेशन था। ओला का जो मूव हमने देखा या जो बाकी कंपनीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जा रही है, उसमें JP मॉर्गन का व्यू है कि जो प्रोग्रेस हो रहा है EV में वो बहुत ही सबड्यूड है और उसके वजह से उनको एक्सपेक्टेशन है कि मार्जिन्स पे कोई बड़ा प्रेशर आएगा नहीं बजाज पे, TVS पे और सब इनकम्बेंट प्लेयर्स पे। सो वो एक बड़ा ट्रिगर है इनको अपग्रेड करने का। दूसरा TVS मोटर्स पे स्पेसिफिकली JP मॉर्गन लिखता है कि उनको बहुत कॉन्फिडेंस है, जो मार्केट शेयर का रेजिलियंस TVS मोटर दिखा रहा है उसके चलते ब्रोकरेज हाउस ने उसका अर्निंग्स का एस्टिमेट कम से कम 5 से 18% बढ़ा दिया है फॉर FY26 एंड FY27। हीरो मोटर के लिए JP मॉर्गन लिखता है कि जो एक बजाज ऑटो के लिए एक लिखता है कि ये कंपनी जो एक पोटेंट कॉम्बिनेशन है ऑफ एबिलिटी एंड इंटेंट एंड इसके पीछे उन्होंने बजाज ऑटो का EPS एस्टिमेट भी 3 से 5% बढ़ाया है JP मॉर्गन ने। सो ये मेन रीज़न है कि आज सब ऑटो स्टॉक्स बस कर रहे हैं, 4 से 5% ऊपर है, स्पेशली ऑन TVS मोटर। जैसे मैंने बोला कि बड़ा अपग्रेड आया है JP मॉर्गन का, पर अगर आप इवन UBS का रिपोर्ट पढ़ोगे उसमें क्लियरली लिखा है कि जो एक्सपेक्टेशंस है TVS जो हिसाब से नई लॉन्चेस कर रहा है और उसमें भी प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव है और वो प्राइस कोई और मैच नहीं कर पाएगा। ये एक मेन रीज़न है कि UBS हमेशा से TVS पे बहुत बुलिश रहा है और टारगेट प्राइस बढ़ाया। पर आज का मेन रीज़न है JP मॉर्गन में जो नोट आया है सुबह में, जहाँ पे उन्होंने हीरो मोटर को डाउनग्रेड किया बट TVS मोटर्स को अपग्रेड किया है और बजाज ऑटो पे जोर से टारगेट प्राइस बढ़ा के 11,225 का। शुक्रिया निमेश इस पूरी जानकारी के लिए। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को GST के मोर्चे पर जल्द राहत के आसार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक 9 सितंबर को GST काउंसिल की बैठक में 28% GST दरों को लेकर समीक्षा नहीं होगी। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से इंतजार कर रही ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 28% GST के मोर्चे पर जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि 9 सितंबर को जो GST काउंसिल की बैठक होने जा रही है उसमें दरों को रिव्यू करने को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। हालांकि इस सेक्टर में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, साथ ही साथ जो कंप्लायंस है और रेवेन्यू कलेक्शन के मुद्दे पर जरूर चर्चा होगी। दरअसल अभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से हर महीने करीब 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिल रहा है और साथ ही साथ ये जो सेक्टर है पिछले साल के मुकाबले अगर तुलना करें तो करीब इस रेवेन्यू में 4 से 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। लिहाजा सरकार रेवेन्यू के मोर्चे पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी तरफ सरकार का एक दूसरा डिपार्टमेंट जो DPIIT है कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत, वहां से एक बार फिर से गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें एक इंटरमिनिस्ट्रियल जो कंसल्टेशन किया जाएगा। लिहाजा इसे लेकर जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां काफी उत्साहित हैं क्योंकि वो लगातार ये बात की मांग कर रही थी कि जो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस होता है दोनों पर अलग अलग दर होनी चाहिए GST की। लिहाजा इसको लेकर वो एक बार फिर से मांग कर रहे हैं। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि GST काउंसिल ने एक बार पहले ही इस दोनों मुद्दों पर फैसला ले चुकी है और चाहे गेम ऑफ स्किल हो या गेम ऑफ चांस, दोनों पर 28% GST लगाने का फैसला पिछले साल 1 अक्टूबर कर दिया था। साथ ही साथ ये भी कहा था कि हर 6 महीने में दरों का रिव्यू होगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि इस बार GST काउंसिल की बैठक में दरों को लेकर कोई रिव्यू होने की संभावना नहीं है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे IIM की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं IIM की AI पर निकाली गई एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट के मुताबिक 55% व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले एम्प्लॉय AI का इस्तेमाल कर चुके हैं। वहीं
48% एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है और कर्मचारियों ने माना है कि एआई की ट्रेनिंग का मौका उन्हें मिला है। भारत में व्हाइट कॉलर जॉब में एआई के इस्तेमाल को लेकर आईआईएम अहमदाबाद ने एक सर्वे किया है। संवाददाता केतन जोशी ने इस रिपोर्ट के ऑथर प्रोफेसर अनिंद्य चक्रवर्ती से खास बातचीत की है, देखिए। So it has been there in the public domain for more developed countries. In the Indian context, I think we did not have a very good idea. The perception about the effect of AI on labor market has ranged from practically dystopia to utopia. It can be completely bad to, unforeseen gain in productivity. So here, as part of this report, what we wanted to see is what are the workforce's perceptions? How do they think the technology is changing? Do they see some benefits in that or not? So what we found, primarily two major points. Later on we will unveil the other points. The first one is that people have a very balanced idea. They are expecting a lot of disruption to happen, but they are not very worried about it or concerned about it as of now. So there is no dystopian outlook around it, and people do actually think that this is a good opportunity for them to get into a higher productivity path. The challenge is going to be how to maintain the balance between these two possible extremes, where we don't get into either a complete labor substituting kind of technology or complete seclusion from this highly productive technology. So we have to maintain a balanced path, and that, I suppose, is the takeaway from this report. तो चाहे वो इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, उनको और उनके वर्कफोर्स को क्या चैलेंजेस है और उनको क्या करना चाहिए ताकि एआई के साथ वो कदम से कदम मिला पाए? We honestly don't have a very definitive answer to that, but one thing that we realized is that it cannot be solved by a single party. This cannot be solved individually by the workforce. It cannot be solved individually by the corporates or by the government either. We think that all three parties need to work together, and the market by itself possibly will not solve this problem. The government also has to play a major role. तो आईआईएम की इस रिपोर्ट में हमारे लिए क्या है सीखने लायक बात और एआई अडॉप्शन के लिए हम कितने हैं तैयार? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। भारत की शान नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने पेरिस में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब लुसाने डायमंड लीग में आखिरी अटेम्प्ट में कमाल करते हुए 89.49 तक अपना जो भाला है वो फेंका और काफी बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने यहां पर भी किया। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।